हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ग्रेट एजुकेशन पॉइंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनगणना सेंसस, जो एग्जाम एसएससी के एग्जामों में अक्सर करके यहाँ से क्वेश्चन बनते आए हैं। और हाल ही में जो एसएससी जीडी 2022 का एग्जाम हुआ था उसमें तो इस जनगणना से बहुत ही क्वेश्चन पूछे गए। तो चलिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं जनगणना। जनगणना तो बात करेंगे। विश्व में जनगणना पहली बार कहाँ हुई? विश्व में जनगणना पहली बार स्वीडन में हुई। स्वीडन में कब हुई? 1749 में। पहला पॉइंट, विश्व में सर्वप्रथम विश्व में सर्वप्रथम जनगणना स्वीडन में हुई। स्वीडन में कब हुई? तो 1749 में हुई। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना स्वीडन में 1749 ईस्वी में हुई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, विश्व में दशकीय जनगणना सर्वप्रथम। विश्व में सर्वप्रथम दशकीय जनगणना। दशकीय जनगणना, दशकीय का मतलब होता है 10 वर्षों में एक बार। दशकीय जनगणना विश्व में सर्वप्रथम दशकीय जनगणना कहाँ हुई? तो दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 में। दशकीय जनगणना यूएसए से स्टार्ट हुई। कब हुई? 1790 ईस्वी से। इसी सन में पहली बार दशकीय जनगणना यूएसए ने की भी थी। ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम दशकीय जनगणना की शुरुआत यूएसए ने की 1790 ईस्वी से। नेक्स्ट पॉइंट होगा, भारत में पहली जनगणना। भारत में पहली जनगणना हमारे इंडिया में भारत में पहली जनगणना 1872 में मेयो के कार्यकाल में की गई। 1872 में मेयो के कार्यकाल में की गई। ये पॉइंट याद रखेंगे क्योंकि ये हमारे इंडिया से रिलेटेड है। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जामों में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में दशकीय जनगणना की शुरुआत वर्ष 1881 में हुई। भारत में दशकीय जनगणना की शुरुआत रिपन ने की। रिपन द्वारा की गई। कब की गई? 1881 में। भारत में दशकीय जनगणना की शुरुआत रिपन ने की और ये कब की? 1881 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। जब इन्होंने जनगणना दिवस, इसीलिए 11 जुलाई को हमारा जो है जनगणना दिवस माना जाता है। जनगणना दिवस 11 जुलाई। जो जनगणना दिवस है हमारा वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में पहली जनगणना 1872 में मेयो के कार्यकाल में हुई थी, हम बता चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना वर्ष 1951 में हुई। वर्ष 1951 में हुई। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना वर्ष 1951 में हुई।
उसके बाद जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, जनसंख्या अध्ययन को, जनसंख्या अध्ययन को डेमोग्राफी बोलते हैं, डेमोग्राफी। ऐसा ही पॉइंट वाइज पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि हमें याद करने में भी आसानी होगी। विश्व में सर्वप्रथम पहली जनगणना जो हुई थी स्वीडन में हुई थी 1749 में। उसके बाद विश्व में 10वीं जनगणना की शुरुआत यूएसए ने की 1790 ईस्वी में। उसके बाद क्या पॉइंट याद रखेंगे, भारत में पहली जनगणना 1872 में मेयो के कार्यकाल में हुई थी। भारत में 10वीं जनगणना की शुरुआत हुई रिपन के कार्यकाल में 1881 में। उसके बाद जनगणना दिवस हम देख लेते हैं कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हमारी 1951 में हुई। और जनसंख्या अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी बोलते हैं। चलिए इसको रफ करके अपने अगली स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 2011 में जनगणना हुई। स्वतंत्र भारत की 7वीं और भारत की 15वीं जनगणना वो थी। वर्ष 2011 की जनगणना, वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं व स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, 7वीं जनगणना थी। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं व स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। जनगणना का उच्चतम अधिकारी जनगणना आयुक्त होता है। जो जनगणना का उच्चतम अधिकारी होता है वो जनगणना आयुक्त होता है, उच्चतम अधिकारी, क्योंकि इसमें अधिकारियों की तो जरूरत पड़ेगी। उच्चतम अधिकारी जनगणना आयुक्त होता है। तो अब चलते हैं जनगणना 2011 की तरफ, यानी 2011 की जनगणना की तरफ कि उसमें क्या हुआ था। इसका जो जनगणना आयुक्त था ये कौन था, उसका शुभांकर क्या था, आदर्श वाक्य क्या था, उसके पॉइंट्स की तरफ चलेंगे। तो क्या 2011 की जनगणना, इसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि 2011 के बाद 2021 में होनी थी जनगणना, तो नहीं हो पाई कोरोना के चलते, तो उसका देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम इतना याद रखेंगे 2011 में जो जनगणना के दौरान उभर कर आए वो क्या थे, वो पॉइंट्स हम जानेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो इस 2011 की जनगणना का जो शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका। शुभंकर क्या था, प्रगणक शिक्षिका, प्रगणक शिक्षिका। ये छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत बड़ा रोल निभाते हैं एग्जाम्स में। उसके बाद इसका आदर्श वाक्य देख लेते हैं। आदर्श वाक्य क्या था, आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो था, इसका आदर्श वाक्य था 2011 की जनगणना का। उसके बाद जनगणना आयुक्त कौन था, मोस्ट इंपोर्टेंट, जनगणना आयुक्त 2011 की जनगणना का जनगणना आयुक्त कौन था। जनगणना आयुक्त थे हमारे सी चंद्रमौली, सी चंद्रमौली, सी चंद्रमौली, जनगणना आयुक्त थे हमारे सी चंद्रमौली। और इसमें कुल कितने प्रश्न पूछे गए, कुल प्रश्न पूछे जाते हैं जब जनगणना होती है। सबके घरों पे लोग जा करके पूछते हैं, जनगणना आयुक्त के जो कर्मचारी लोग होते हैं वो सबके घरों में जा करके पूछते हैं
टोटल क्वेश्चन पूछते हैं, आपके कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है उनसे। तो उसमें टोटल कितने क्वेश्चन थे 2011 की जनगणना में? 29 क्वेश्चन थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारी 2011 की जनगणना थी। चलिए और आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं इसको रफ करके। उसके बाद जो है सोचा गया कि 2021 की जनगणना भी की जाएगी। किसे पता था कोरोना आ जाएगा, तो उसमें 2021 की जनगणना के बारे में सोचा गया। 2021 की जनगणना तो ये जो जनगणना होनी थी, इसमें जो थी 2021 की जनगणना, 21 की जनगणना डिजिटल होनी थी, डिजिटल होगी ऐसा बोला गया था, डिजिटल होगी ऐसा प्लान था। गवर्नमेंट का ऐसा प्लान था कि 2021 की जनगणना डिजिटल होगी। लेकिन इसका आदर्श वाक्य भी बनाएगा, आदर्श वाक्य भी इसका बनाएगा। आदर्श वाक्य वो क्या था? अब इसकी जनगणना तो हो नहीं पाई, तो इसी में 2-3 पॉइंट्स हैं जो पूछे जाने के लायक हैं। ठीक, तो इसकी आदर्श वाक्य था जन भागीदारी से जन कल्याण, जन भागीदारी से जन कल्याण, जन भागीदारी से जन कल्याण। और इसके जनगणना आयुक्त नियुक्त किए गए, जनगणना आयुक्त किसे बनाएगा? विवेक जोशी को, इसको विवेक जोशी। और इसमें कितने प्रश्नों को रखने की मांग की गई? इसमें प्रश्नों की संख्या को बोला गया कि 31 प्रश्न पूछे जाएंगे लोगों से, उसी में आपको जनगणना करनी होगी डिजिटल रूप से। तो इतने ही पॉइंट्स हमारे 2021 की जनगणना के थे जो आपके सामने हैं। 2021 की जनगणना पहले डिजिटल जनगणना होनी थी लेकिन नहीं हो पाई। आदर्श वाक्य इसका था जन भागीदारी से जन कल्याण, जन भागीदारी से जन कल्याण। उसके बाद इसकी जनगणना आयुक्त इसके कौन थे? विवेक जोशी थे। और इसमें प्रश्नों की कुल संख्या कितनी थी? 31 थी। चलिए 2011 की जनगणना के जो पॉइंट्स हैं वो देखते हैं कि उसमें कितनी जनसंख्या निकली और कितनी थी हमारी, किस राज्य की साक्षरता दर अधिक थी, किसकी कम थी, वो सारे पॉइंट्स जानेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, ये हेडिंग बना लेंगे। फिर पॉइंट्स करके लिखेंगे। पहला पॉइंट, कुल जनसंख्या कितनी थी? कुल जनसंख्या कुल जनसंख्या थी 12,10,85 49,77 1,21,08,54,977। इसको याद करने में प्रॉब्लम होगी तो इसको 12,10,85,49,77 करके याद करेंगे, जैसे मोबाइल नंबर याद करते हैं, 12,10,85,49,77। ठीक, उसके बाद देखेंगे विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत, यानी अब विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। जनसंख्या की विश्व की जनसंख्या का यह कितना प्रतिशत है? तो ये 17.5% है, यानी कुल आबादी का 17.5% जो है भारत में ही उपस्थित है पूरी विश्व का। उसके बाद देखेंगे जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत, पुरुषों का प्रतिशत कि कितने परसेंट पुरुष थे, पुरुषों का प्रतिशत पुरुषों का प्रतिशत अधिक था महिलाओं की अपेक्षा, 51.47 था। 51.47% जो है पुरुषों का परसेंट था। इसमें से
12, 10, 85, 49, 77 में से 51.47% जो है पुरुष थे। और महिला कितनी थी? महिला का प्रतिशत, महिलाओं का प्रतिशत अब जब पुरुष ज्यादा थे तो महिलाएं, संभव सी बात है, कम होंगी। महिलाएं कितनी थी? 48.53, यानी 48.53%। इतने में से 51.47% जो है पुरुष थे और 48.53% महिलाएं थी। फिर चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा? 2001 और 2011 के मध्य दशकीय वृद्धि दर। 2001 और 2011 के मध्य दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर का मतलब होता है, दशकीय वृद्धि दर का मतलब होता है, दशकीय वृद्धि दर यानी 10 साल में इंडिया की जो जनसंख्या कितनी ग्रोथ करी है या फिर कितनी कम हुई है, तो वो इसी को बोलते हैं दशकीय वृद्धि दर। दशकीय यानी 10 सालों में जो उसमें परिवर्तन हुआ है या बढ़ी या घटी है, उसका जो पूरा टोटली परसेंटेज होता है वो दशकीय वृद्धि दर कहलाता है। तो ये कितनी थी? 2011 और 2021 के मध्य दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? तो ये थी 17.77%। 17.70%। 2001 और 2011 के मध्य दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? 17.70%। उसके बाद वार्षिक वृद्धि दर, यानी ये तो 10 साल में थी। अब वार्षिक देख लेते हैं कि एक वर्ष में कितनी वृद्धि हो रही थी। वार्षिक वृद्धि दर, वार्षिक वृद्धि दर, वार्षिक वृद्धि दर हमारी कितनी थी? 1.64%। 1.64% वार्षिक वृद्धि दर थी, 1.64%। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य। अब राज्यों की तरफ चलेंगे, कौन सा किसमें ज्यादा था? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य। इसका मतलब हुआ कि किस राज्य में सबसे सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई है। तो कौन सा राज्य था? मेघालय। मेघालय, मेघालय। तो इसकी वृद्धि दर जो थी वो कितनी परसेंट थी? 27.7%। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य मेघालय था। इसकी जो परसेंटेज थी यानी वृद्धि दर कितनी थी? 27.9% थी। सॉरी, यहाँ पर 9। उसके बाद सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य हो गया। अब देखेंगे सबसे कम जिसमें वृद्धि हुई है, यानी न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य, न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड। नागालैंड में सबसे कम दशकीय वार्षिक वृद्धि दर हुई है, यानी उसमें सबसे 10 वर्षों में बहुत ही कम जो इसकी जो ग्रोथ रही वो कम रही है। कितनी रही? माइनस में थी, 0.6%। कितनी थी? -0.6%, यानी इसमें बढ़ने के बजाय घट रहे थे। ठीक है। और मेघालय में तो बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे थे। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य जो है मेघालय था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? न्यूनतम वृद्धि दर, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था?
तो ये था लक्षद्वीप, इसकी कितनी परसेंट ग्रोथ थी? लक्षद्वीप ये थी 6.3%। उसके बाद देख लेते हैं सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? दादरा एवं नगर हवेली। दादरा एवं नगर हवेली इसकी ग्रोथ रेट कितनी थी? 55.5%, जो कि बहुत ही ज्यादा है। सर्वाधिक जो है दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, उसके बाद जो है 1911 और 1921 के मध्य ऋणात्मक दशकीय वृद्धि दर, इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1911 से 1921 के बीच, 1911 और 1921 के बीच ऋणात्मक दशकीय वृद्धि दर देखने को मिली। 1911 और 1921 के बीच ऋणात्मक दशकीय वृद्धि दर देखने को मिली। इसीलिए इस जो वर्ष है इसे महान विभाजक वर्ष बोला जाता है, क्योंकि यही एक वर्ष है दशकीय वृद्धि दर वाला वर्ष है जिसमें जो है माइनस में गई है, बाकी माइनस में नहीं जाती थी। तो इसकी ग्रोथ रेट कितनी थी? 0.31 माइनस 0.31%, इतनी माइनस हो गई थी। इसीलिए इस जो वर्ष है इस वर्ष को बोलते हैं महान विभाजक वर्ष। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो भारत की जनगणना के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। इसकी कुल 2011 की जनगणना थी। कुल जनसंख्या उस समय प्राप्त हुई 12,10,85,49,77, यानी 1,21,08,54,977। विश्व की यह कुल जनसंख्या का 17.5% है, यानी 17.5% जो है विश्व की टोटल जनसंख्या का है। ठीक, उसके बाद पुरुषों का प्रतिशत इसमें से कितना है? पुरुषों का प्रतिशत इसमें से 51.47% है। महिलाओं का प्रतिशत कितना है इतने में से? तो है 48.53%। उसके बाद क्या पॉइंट है? 2001 से 2011 के मध्य दशकीय वृद्धि दर जो है 17.70 रही, 17.70%। उसके बाद वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही? 1.64%। 2001 और 2011 के मध्य के बीच जो वार्षिक वृद्धि दर है, ये 10 वर्षों के बीच की वृद्धि दर है, 1 वर्ष के बीच की वृद्धि दर है, जो वर्ष भर में होती है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो है मेघालय, जिसकी दर जो है 27.9% है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य जो है नागालैंड है, जिसकी वृद्धि दर है -0.6%। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है 6.3% वाला लक्षद्वीप है। उसके बाद सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली है, जिसकी जो वृद्धि दर है 55.5% है। 1911 और 1921 के बीच में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर जो है माइनस में चली गई, ऋणात्मक देखने को मिली, जो थी -0.31%। इसीलिए इस वर्ष को बोला जाता है महान विभाजक वर्ष। 1921 को बोलते हैं महान विभाजक वर्ष। ठीक, चलते हैं इसको रफ करके नेक्स्ट पेज की तरफ। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। भारत की जनगणना जो थी 2011 की, इसमें शहरी और ग्रामीण परसेंटेज कितना था? यानी शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का
प्रतिशत। शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो 31.2% तथा 68.8%। 31.2% तथा 68.8%। यह शहरी था, यह ग्रामीण था। यानी ग्रामीण गांव में लोग कम रहते थे और शहरों में ज्यादा रहते थे। शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत। उसके बाद चलते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन साबित हुआ उस टाइम? यानी जनगणना के बाद सर्वाधिक जनसंख्या राज्य कौन सा हुआ? तो हुआ यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लोगों ने बहुत ही ज्यादा मेहनत की। उत्तर प्रदेश के लोगों ने सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश हुआ, ठीक। और न्यूनतम जनसंख्या वाला देश नहीं, राज्य। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य क्या यार, वाला राज्य, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है, सिक्किम। उसके बाद बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? दिल्ली। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप था, लक्षद्वीप। और हमने पहले पढ़ा था कि लक्षद्वीप और क्या था? लक्षद्वीप जो था इसकी 10 की वृद्धि दर सबसे कम थी, 6.3% थी। इसे याद रख के चलेंगे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं जनसंख्या घनत्व किसका कितना था। जनसंख्या घनत्व नेक्स्ट स्लाइड में चलें कि इसी में पढ़ा दें? चलो इसी में बता दें। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि किस राज्य में या फिर किस एक पार्टिकुलर स्थान में कितनी जनसंख्या निवास करती है और कितनी किलोमीटर के रेंज में जो है घनत्व है, इसी का मतलब होता है। तो ये जो है 382 किलोमीटर स्क्वायर था, 382 किलोमीटर स्क्वायर। यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में 382 लोग निवास करते थे। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? तो बिहार था। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? बिहार। कितने थी? 1102। यानी 1 किलोमीटर की रेंज में 1102 लोग रहते थे। और ये पूरी ऑल टोटल औसत है किसका? 28 राज्यों का। वर्तमान में 28 ही हैं। 28 राज्यों का टोटली औसत है 382 किलोमीटर प्रति वर्ग। यानी हर 1 किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं प्रेजेंट टाइम में, और पूरे ऑल ओवर इंडिया को मिलाकर औसत में, ठीक। लेकिन सर्वाधिक जब जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछे तब आंसर होगा हमारा बिहार। ओनली बिहार में 1 किलोमीटर में 1102 लोग निवास करते हैं। अब चलते हैं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य की तरफ।
तो कौन सा है हमारा अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। इसमें कितने लोग रहते थे? 17 लोग। बहुत ही कम लोग, 1 किलोमीटर में ओनली 17 लोग ही निवास करते थे जनसंख्या घनत्व, तो इसीलिए इसका सबसे कम था। अब केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं कि किस केंद्र शासित प्रदेश का सबसे सर्वाधिक घनत्व रहा, किसका कम रहा। केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश समझ लेना, ठीक। तो था दिल्ली। दिल्ली जो है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक। जिसकी जनसंख्या जो घनत्व था जिसका 11,320, इसका कितना घनत्व था? 11,320, यानी 1 किलोमीटर की रेंज में यहाँ 11,320 लोग निवास करते थे। तो आप सोच सकते हैं कितना जो है इसका जनसंख्या घनत्व तो अधिक है। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश तो कौन सा है? अंडमान एवं निकोबार। अंडमान निकोबार। कितने लोग निवास करते हैं? 46 लोग। कितनी किलोमीटर की रेंज में? 1 किलोमीटर की रेंज में, वही घनत्व कहलाता है। तो शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत था 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो था 31.2% तथा 68.8%। 31.2% शहरी, 68.8% ग्रामीण, ठीक। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो निकला वो कौन सा था? उत्तर प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम हुआ। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हुआ हमारा। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश था वो लक्षद्वीप था। उसके बाद जनसंख्या घनत्व की तरफ बढ़ते हैं। 382 किलोमीटर वर्ग था, यानी हर 1 किलोमीटर में 382 लोग औसतन रहते थे पूरी ऑल ओवर इंडिया में। लेकिन अगर बात की जाए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, ओनली राज्य की बात करी जाए, तो उसमें सबसे पहले नाम आएगा बिहार का। बिहार में 1 किलोमीटर की रेंज में 1102 लोग रहते हैं। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व की जब बात करी जाएगी तब आएगा नाम अरुणाचल प्रदेश का। इसमें जो है 1 किलोमीटर की रेंज में 17 लोग निवास करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश की जब बात करेंगे तब नाम लिया जाएगा दिल्ली का। दिल्ली में जानते हैं सबसे ज्यादा अधिक आबादी है, 11,320 लोग प्रति किलोमीटर के रेंज में रहते हैं। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश बात करेंगे तो है अंडमान एवं निकोबार, जो कि अंडमान निकोबार, जिसमें 46 लोग प्रति किलोमीटर वर्ग की रेंज में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, भूलना मत, ठीक है। फिर बात करते हैं लिंगानुपात की। ये कितना था? तो ये औसतन हमारे जो इंडिया में है पूरा ऑल टोटल वो है 943। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, यानी लिंगानुपात बराबर नहीं है, अनुपात जो है अलग है। इसका जो अनुपात है 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, यानी जो कितने बचे से 57 लोग हैं वो बाबा बनते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बढ़ते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य वो है केरल।
1080, यानी यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1080 महिलाएं पढ़ती हैं। ठीक, उसके बाद सर्वाधिक हो गया, उसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? ये हरियाणा, 879 प्रति 1000 पुरुष। हरियाणा, तो इसमें कितना है 879, जो कि 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं होती हैं, यानी इसका भी सबसे कम लिंगानुपात है ही, तो देख रहे हैं हम लोग। उसके बाद बढ़ते हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात किसका? केंद्र शासित प्रदेश का। सर्वाधिक लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश वाला, केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? पांडिचेरी, 1037। पांडिचेरी, इसमें कितने थे? 1037, यानी 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं। ये जो वर्ड लिखे जा रहे हैं संख्या, ये ओनली महिलाओं को दर्शाती है, पुरुषों को हम 1000 फिक्स रखेंगे। ठीक, उसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा सर? दमन एवं दीव, 618। दमन एवं दीव, इसमें महिलाओं की संख्या थी 618, यानी 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं, यानी बाकी के पुरुष जो है हमारे जैसे बेरोजगार घूम रहे हैं। यहाँ तो बहुत ज्यादा ही बेरोजगार होंगे। उसके बाद बात करेंगे साक्षरता दर की। साक्षरता दर, साक्षरता दर का मतलब होता है किस राज्य में या किस देश में उसकी जो शिक्षित यानी शिक्षा व्यवस्था है और उसकी विकास जो होता है उसी पर साक्षरता दर निर्भर करती है। तो साक्षरता दर जो है टोटली 74.04% है पूरे इंडिया की, 74.04%, जिसमें से पुरुषों की कितनी है और महिलाओं की कितनी है? महिलाओं की, जिसमें से पुरुषों की कितनी है, महिलाओं की कितनी है? पुरुषों की है 82.14% और महिलाओं की 65.46%। 82.14%, 65.46%, 82.14% यानी और 65.46% जो है साक्षरता दर है, महिला पुरुषों की अधिक है, महिलाओं की कम है। उसके बाद चलते हैं सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य, यानी सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ये है केरल। केरल अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है, यानी केरल की जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है। कितने? 93.91%, 93.91% इसकी साक्षरता दर थी, जो कि बहुत ही अच्छी है, यानी ज्यादा है, यानी यहाँ के लोग ज्यादा शिक्षित हैं। उसके बाद न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य जो है बिहार है। बिहार, इसकी साक्षरता थी 65.6%। बिहार जो है न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है। इसकी जो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो बिहार है। इसकी साक्षरता दर है जो है 65.6% लिखा, 61.8 होगा, 61.8%।
यानी बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। ठीक, उसके बाद चलते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश तो यह लक्षद्वीप 91.3%। इसको याद करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये ऐसे ही लॉजिक से याद हो जाएगा। कैसे? सर्वाधिक साक्षरता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप है, क्योंकि यहाँ की लक्षद्वीप की हमने पढ़ा है कि सबसे जो घनत्व है सबसे कम है इसी केंद्र शासित प्रदेश में। सबसे कम घनत्व जनसंख्या घनत्व तो लक्षद्वीप का ही है, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भी हमारा लक्षद्वीप है। इसीलिए जहाँ कम लोग होंगे वहाँ शिक्षा अच्छी होगी। ठीक है, 91.8% इसकी साक्षरता दर है। उसके बाद न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा एंड नगर हवेली। दादरा एंड नगर हवेली दादरा एंड नगर हवेली इसकी जो है न्यूनतम साक्षरता दर सबसे कम है केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक, तो कितने? 76.2%। 76.2%। उसके बाद चलते हैं जो हमारा जो साक्षरता दर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। लिंगानुपात इसका भारत की 2011 की जनगणना का 943, यानी 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, बाकी के बेरोजगार। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल 1080, उसके बाद यानी 1000 पुरुषों पर 1080 महिलाएं। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, जिसकी जो सबसे कम लिंगानुपात है वह 879। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी, जिसकी 1037 है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन एंड दीव है, जिसका जो अनुपात है 618 है। तो उसके बाद साक्षरता दर की बात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर करके ज्यादा पूछे जाते हैं। जो साक्षरता दर थी टोटली 74.04% थी, उसमें महिलाओं का जो है पुरुष जो है 82.14% साक्षर है। महिलाएं कितनी साक्षर है? 65.46%। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य अगर की बात करें तो केरल होगा। कितनी इसकी साक्षरता दर है? तो है 93.91%। उसके बाद न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य जो है वो है बिहार। बिहार का जो साक्षरता दर है बहुत ही कम है, 61.8% है। उसके बाद साक्षरता दर वाला सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश वो है लक्षद्वीप, क्योंकि लक्षद्वीप की जो जनसंख्या है कम है और बिहार की जनसंख्या घनत्व जो है अधिक है, इसीलिए वहां की शिक्षा अच्छी से नहीं हो पाती, इसलिए उसका साक्षरता दर कम है। उसके बाद न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादरा एवं नगर हवेली। इसमें जो है 76.2% इसकी जो है साक्षरता रेट है, यानी साक्षरता दर है। तो हमारा ये जनगणना का टॉपिक पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है। यहीं से क्वेश्चन जो बनेंगे तो बनेंगे एसएससी के एग्जाम से में, ठीक है, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करें और बताएं, ठीक है। और बाकी नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।